This is an ABP Life podcast. नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मेघालय को छोड़कर अन्य दोनों राज्यों के चुनावी रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। त्रिपुरा में भाजपा अकेले तो नागालैंड में सहयोगी एनडीपीपी के साथ सत्ता में वापसी करेगा। मेघालय की बात करें तो यहाँ सत्ताधारी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सीटों पर जीते। त्रिपुरा में माणिका साहा को पश्चिम त्रिपुरा की नगर बरदोवाली, मेघालय में कॉनरॉड संगमा को वेस्ट गारो हिल्स की दक्षिण तुरा सीट से और नागालैंड में नेफ्यू रियो को कोहिमा की नॉर्दर्न अंगामी सीट पर जीत मिली। और आज इसी बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत पर। इन इलेक्शंस का आने वाले इलेक्शंस पे आखिर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानेंगे। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर FYI सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, जहां मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट स्मिता मिश्रा जी और अवधेश कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। त्रिपुरा में पिछली बार 44 सीट मिली बीजेपी को। बीजेपी ने त्रिपुरा में इलेक्शन कैंपेन किया इस बार भी। कांग्रेस ने उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा फोकस किया। मीडिया ने भी ये हाईलाइट किया कि राहुल प्रियंका तो गुलमर्ग में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं जब इलेक्शन कैंपेन का वक्त है। तो कांग्रेस की हार को आप कैसे देखते हैं, क्या वजह मानते हैं? राहुल गांधी खुद, मीडिया का रोल, या क्या त्रिपुरा ने कांग्रेस को इग्नोर करने का जवाब दिया? नहीं सर, राहुल और प्रियंका त्रिपुरा या मेघालय में चले भी जाते तो परिणाम इसके उलट आता। इसके कोई ठोस कारण नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पूर्वोत्तर में एक समय कांग्रेस का एक छत्र राज था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अपनी नीति, रणनीति और चेहरे के कारण वहां से उसकी क्षरण की प्रक्रिया आरंभ हुई और इस चुनाव परिणाम ने बताया है कि वो क्षरण लगातार जारी है। जी। अब कांग्रेस का स्थानापन्न वहां भाजपा ने किया है। तो जहां तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा का प्रश्न है, तो भारत जोड़ो पूरी यात्रा में 3750 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी का एक भी भाषण या वक्तव्य मैंने नहीं सुना जिसमें वो कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन करिए, हम कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी भी पुनर्जीवित हो सकती है। कांग्रेस पर तो उन्होंने किया नहीं है जी। उन्होंने किया कि भाजपा नफरत फैलाती है और आरएसएस, और हम मोहब्बत बांटने चले हैं जी। तो अगर आप राजनीति की जगह केवल आप मोहब्बत बांटते हैं तो लोगों ने थोड़ा बहुत आपसे मोहब्बत ले भी लिया होगा। तो उस मोहब्बत के रिटर्न में वोट देने के उपयुक्त लोगों ने इसलिए नहीं माना कि आपने उनसे कहा ही नहीं है कि कांग्रेस के लिए हमारी यात्रा है जी। तो और गुलबर्ग का जो फोटो आया, अब उनके लिए तो वो एक उनके जो इवेंट मैनेजमेंट की जो उनके लोग हैं उनको बताया होगा कि इससे लगेगा कि सरल इन बाल सुलभ चलता है, दोनों भाई बहन खेलेंगे तो उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि नेहरू जी का बच्चों के साथ खेलते तस्वीरें से लोग आकर्षित होते थे। तो वो भूल गए कि अभी तक राहुल गांधी की राजनीति में एक परिपक्व, प्रौढ़ और गंभीर राजनेता की छवि ही नहीं बनी जी। अगर ऐसी छवि बन जाए तब आप गुलमर्ग में एक दूसरे पर बर्फ फेंकेंगे तो लगेगा कि नहीं, केवल गंभीर नहीं है, ये सामान्य जिंदगी भी जीते हैं। तो उसमें उसका कोई मायने नहीं था। तो इसलिए बाकी जो पराजय के कारण है वो कांग्रेस ने स्वयं ही अपने को, जो एक समय त्रिपुरा में राज करती थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वो 13 सीटों पर चुनाव ही लड़ी थी जी। तो कांग्रेस को कहाँ से, अगर कांग्रेस कोई विकल्प होती तो माना, विकल्प तो उसने माना ही नहीं अपने आप को, तो इसलिए कांग्रेस से वोट मिलने का कोई कारण भी नहीं ऐसा दिखाई देता है। देखिए, ना तो कभी किसी पार्टी के जीतने का कोई एक कारण होता है, ना हारने का कोई एक कारण होता है। कई कारण मिलकर इस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन आपने विशेष रूप से कांग्रेस के संदर्भ में पूछा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस त्रिपुरा के राज्य को लेकर या पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां के लोगों की समस्याओं, वहां के चुनावों को लेकर, वहां के मुद्दों को लेकर और अपनी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वहां की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को लेकर कितनी गंभीर है, ये इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि त्रिपुरा तो राहुल गांधी जी ने जाने की भी जरूरत नहीं समझी जी। उन्होंने त्रिपुरा के लिए कैंपेन के लिए एक दिन का समय भी नहीं निकाला। तो मुझे लगता
जो है वोटर, उसके पास एक ही सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो जो भी अच्छा बुरा विचार करता है वो इस बात को चुनावों के माध्यम से इसको वो अपनी एस्पिरेशन को वो जाहिर करता है। और लोग से ये दिख रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है उनके चुनावों को, उनके मुद्दों को। एक जो बहुत बड़ी चीज, कांग्रेस का त्रिपुरा में उसी दिन मामला गड़बड़ हो गया था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वहाँ एक तरह से कांग्रेस का सबसे सक्रिय चेहरा प्रद्योत देबबर्मन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। जी। और आपने देखा कि इस चुनाव में प्रद्योत देबबर्मा ने जो अपनी टिपरामोथा जो पार्टी उन्होंने अपनी लॉन्च की, उस पार्टी को काफी वोट आए हैं। त्रिपुरा का जो आदिवासी समाज है, ट्राइबल समाज, उनका काफी समर्थन उनको मिला है। तो साफ है कि कांग्रेस ना पेन को लेकर उनमें गंभीरता थी, तो इसीलिए मुझे कांग्रेस के जो नतीजे आए हैं उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। साफ दिख रहा है कि लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, जो काफी खुददार लोग हैं, दे आर वेरी प्राउड पीपल, वो अपनी संस्कृति, अपनी आइडेंटिटी, अपने इतिहास को, अपने कल्चर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। और इसीलिए लगभग हर तरफ कांग्रेस को रिजेक्ट किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी, इस बार नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक। क्या ये अब कोई असर दिखा सकती है? देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा का थीम यही है कि आरएसएस और बीजेपी फासिस्टवाद है, नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, ये समाज को तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, और केवल मैं हूँ जो मैं मोहब्बत देश में फैला रहा हूँ, तो फिर तो कांग्रेस के वापसी का, उससे कांग्रेस को लाभ होने का तो कोई कारण भी नहीं है। अगर यात्रा किसी भी इस लक्ष्य से हो कि अपने को राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को मजबूत करना है, राहुल गांधी को कांग्रेस के एक और देश में एक गंभीर और देश के मुद्दों को समझने वाले, उस पर संघर्ष करने वाले नेता की छवि बनानी है, उसकी दृष्टि से हो तो तब थोड़े बहुत उस पर विचार भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कांग्रेस तो कह ही नहीं रही है कि ये यात्रा हमारी पार्टी के मजबूत करने के लिए है, या उसका जो समर्थन खत्म हो गया उस समर्थन की वापसी के लिए हमारी यात्रा है। तो आपकी पूरी, वो कह रहे थे कि मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक राहुल गांधी ने तो ज्यादातर नफरत की ही बात की है। उसमें प्रेम तो था नहीं। आप उसमें कहाँ प्रेम दिख रहा था? कहीं आरएसएस के पैंट जलाए जा रहे हैं, कहीं वीर सावरकर को कायर बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी का है, तो बाद में अडानी आ जाते हैं, तो इसलिए इससे लाभ की कोई संभावना नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो सोनिया गांधी परिवार के जो रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, उनके ध्यान में ये है कि इससे राहुल गांधी कांग्रेस के स्तर पर एक शीर्ष महापुरुष के रूप में स्थापित हो जाएंगे। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। 1963 में नागालैंड राज्य बना, 60 साल गुजरे, 14वीं बार लोग सीएम चुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी जा सकी थी। इस बार ये परंपरा टूट गई। नागालैंड की हेकानी जखालू, जो 7 महीने पहले ही राजनीति में आई और कम समय में राज्य की पहली महिला विधायक बनी, क्या कहेंगे नागालैंड के इस बदलाव पर? और साथ ही बीजेपी को बहुमत और कांग्रेस का खाता न खुलने को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, नागालैंड के चुनाव में मुझे लगता है कि कई सबक हैं। नागालैंड के चुनाव नतीजों से कई किस्म के मैसेजेस हमें मिलते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि नागालैंड, जहाँ कभी लंबे सालों तक कांग्रेस बड़ा अपना वर्चस्व रहा करता था, अब नागालैंड से पूरी तरह कांग्रेस एक तरह से नदारद हो चुकी है। उसका वजूद बिल्कुल न के बराबर रह गया है, खत्म हो चुका है। दूसरी बात, केंद्र सरकार के भाजपा और भारत सरकार ने नागालैंड में शांति स्थापित करने के लिए, नागालैंड में कनेक्टिविटी, सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी, स्थायित्व को लेकर, जहां बार बार सरकारें बदलती थी, उठापटक हमेशा होती रहती थी, जिस तरह का स्थायित्व वाली सरकार दी है, शांति स्थापित हुई है, पर लोगों को फर्क नजर आ रहा है। और न्यूफ्यू रियो, जो नागालैंड के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी अपने नेतृत्व का सिक्का जमा कर वो आए हैं पूरे स्पष्ट बहुमत से। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल एक तरफा सदन बिल्कुल नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि
जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि नागालैंड हो या त्रिपुरा हो, इन राज्यों के लोग अपने हेरिटेज को लेकर, अपने इतिहास, अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही ये खुददार लोग हैं। तो अगर आप बार बार इनको ये एहसास दिलाएंगे, इनका इंटीग्रेशन न करके इनको अलग थलग रखने का जो प्रयास है वो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्टिविटी को बढ़ा के, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलाइज को पूरा सम्मान दे करके राजनीतिक रूप से, और 30-30 साल से जो लंबित पड़े थे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, उनको तेजी से काम करके, उनको पूरा करके ये दिखाया है कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जोड़ने का काम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं जी। लेकिन वो महिला विधायक की बात आपने की, हाँ जी, तो सबसे पहले तो महिला विधायक जो पहली इस बार चुनी गई हैं, युवा हैं, बहुत ही डायनामिक महिला हैं। वो असेंबली में वो पहली महिला विधायक बनके उन्होंने इतिहास रचा है। मगर ये हमारे लिए सोचने का भी एक मौका है कि नागा सोसाइटी में महिलाओं की बहुत भूमिका हमेशा रही है, और नागा हिस्ट्री में भी विचार जरूर करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों के परिणामों के अलग अलग भी विश्लेषण हो सकते हैं, इनको साथ मिला के भी हो सकता है जी सर। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राज्यसभा में एक महिला को स्थान दिया था और चर्चा चली थी कि देखो पहली बार कोई महिला इस प्रकार से राज्यसभा में आई है। तो अब जो उत्तर है, पूर्वोत्तर के सोचने के और व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति थी राजनीति में, वो बदलती हुई दिखाई दे रही जी। उससे पहले इस रूप में समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर को समग्र रूप में और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग अलग, उन राज्यों के भी जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र है, उन पर गहराई से अध्ययन करके उनके विकास के उपाय क्या हो सकते हैं, वहाँ के लोगों की आकांक्षाएं क्या है, उनकी सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं क्या है, जो वहाँ के इतिहास पुरुष कौन रहे हैं, इन सब पर लंबे समय तक काम किया है। और उन कामों के परिणाम ये आए हैं कि एक पूर्वोत्तर के जो बड़ा वर्ग और एक बड़ा समूह जगह जगह जो अलगाववाद और उग्रवाद में था, उसको धीरे धीरे उसके अंदर उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को कंसोलिडेट करते हुए उसको राष्ट्र भाव से जोड़ने की पहल की है जी। और इसके परिणाम ये आए हैं कि करीब पूरे पूर्वोत्तर में 8,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है पिछले 8 वर्षों में जी। और आप विकास की दृष्टि से देखें तो रेल लाइनें हैं, सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, 17 एयरपोर्ट वहाँ काम कर रहे हैं जी जी सर। तो और जो 2 बड़ी बातें हुई हैं जिसकी ओर शायद ध्यान नहीं जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने नागालैंड की चुनावी सभा में ये कहा, 2 बातें उन्होंने कही। पहली बात तो ये कही कि हम अफ्स्पा को धीरे धीरे पूरी तरह हम यहाँ से हटा देंगे जी। पहले अफ्स्पा जो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम है, वो पूरे पूर्वोत्तर में था, उसकी मांग भी होती थी, राजनीतिक पार्टियां करती थी, मानवाधिकारवादी संगठन आवाज उठाते थे, लेकिन अफ्स्पा को धीरे धीरे वहां से हटाने का ठोस काम कोई पार्टी ने किया तो बीजेपी ने किया है। आज पूर्वोत्तर के ज्यादातर क्षेत्रों में अफ्स्पा नहीं है, थोड़े बहुत क्षेत्र में है भी तो प्रभावी नहीं है। असम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से, नागालैंड से भी अलग अलग क्षेत्रों से कम किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने वहां कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सेकुलरिज्म की बात हो रही है, हमारा सेकुलरिज्म यह है कि हम क्षेत्र, जाति, पंथ और लिंग भेद से ऊपर उठकर सबका विकास हो और सबको अपने संभावनाओं के अनुरूप प्रगति करने का अवसर मिले, ये काम हम करते हैं, ये हमारा सेकुलरिज्म जी। तो ये पूरे पूर्वोत्तर में ये चीजें देखी है और इसका व्यापक असर है। तब भी भारतीय जनता पार्टी नागालैंड में अच्छा की है। तो वहाँ का वातावरण बदलने में रानी गाइडेल्लू को लेकर के, जो पूर्वोत्तर के महापुरुष थे ऐसे जिन्होंने अपने संघर्ष किया अपने जीवन में, जिन्होंने बेहतर काम किया है आजादी की लड़ाई, उन सबके जन्म दिवस, तिथियां, उनके बलिदान दिवस मनाए गए हैं। नागालैंड में रानी गाइडेल्लू को मना के महिलाओं के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बड़े बड़े। तो इन सब का व्यापक असर है और एक महिला का जीतना अभी एक शुरुआत है। नागालैंड का बदलाव हमको दिखाई दे रहा है
क्योंकि नागा पीपुल्स फ्रंट को केवल 2 सीटें आई है वहाँ जी और जी पिछली बार उनके सारे विधायक चले गए थे, विपक्ष कोई रहा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अब नागालैंड में एक बिल्कुल स्थिर, अस्थायी और सशक्त सरकार बनने जा रही है और वहाँ के शांति की दिशा में सुदृढ़ होगा। वोट शेयर की बात करें तो त्रिपुरा और नागालैंड में भले ही बीजेपी अभी तक जो देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये जीत रही है, बट इनका वोट शेयर 2018 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है जीत के बावजूद, तो इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये मत भूलिए कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी जो अपने एलाई के साथ सत्ता में थी, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कर रही थी। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह सिरे से बीट कर दिया है। हाँ जी, प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है दोनों राज्यों में बिल्कुल स्पष्ट बहुमत आ चुका है। अभी तक के रुझान से साफ है कि बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नागालैंड में न्यूफिरियो के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को और त्रिपुरा में बीजेपी को अपने बल पे। तो सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नतीजे जो दिख रहे हैं, ये तो थोड़ा सा उसमें सीधी सी बात है कि जब 5 साल शासन चलाने के बाद थोड़ा तो कुछ मुद्दे तो होते हैं जिसको लेकर के लोगों में रुझान होता है। और कुछ इस बार त्रिपुरा के चुनाव में कुछ नए खिलाड़ी थे, टीएमसी भी थी, हालांकि फिर टिपरा मोथा प्रद्योत देबर्मा जी ने एक अलग पार्टी खड़ी की, तो वोटों का उस तरह से एक बंटवारा भी होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि दोनों राज्यों में, नागालैंड और त्रिपुरा, उस नॉर्थ ईस्ट में जहां आम तौर पर बहुत ही खिचड़ी किस्म के नतीजे आते हैं और बहुत ही उठापटक होती है पोस्ट पोल, अब इन दोनों राज्यों में ऐसी कोई संभावना नहीं है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नॉर्थ ईस्ट के इन इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाले चुनावों में कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे पूर्वोत्तर की दृष्टि से आप देखें तो इस चुनाव में कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हुई है। पहले तो इसका संदेश यह है इस चुनाव का कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं थोड़ा सीटें घट जाए, बढ़ जाए, वोट परसेंटेज थोड़ा घटे बढ़े, पूर्वोत्तर की अब अस्थायी स्थिर सशक्त राजनीतिक ताकत बीजेपी बन गई है। जी सर। तो दूसरा यह है जो हमने आरंभ में कहा कि कांग्रेस के क्षरण की प्रक्रिया लगातार जारी है और पूर्वोत्तर में उसकी पुनर्वापसी का संकेत कहीं से नहीं है, क्योंकि अगर वाम मोर्चा के साथ मिलकर त्रिपुरा में अगर कांग्रेस अच्छा नहीं कर सकती है तो अकेले कैसे कर पाएगी। तो तीसरा संदेश है कि तृणमूल कांग्रेस पूर्वोत्तर में कांग्रेस का स्थान देने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन न वो त्रिपुरा में अच्छा कर पाई, न मेघालय में अच्छा कर पाई है। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस का ये सपना जो है अधूरा रह गया है और आने वाले समय में अगर कांग्रेस के लोगों को तोड़ के मेघालय में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो फिर तो मुश्किल है। तो चौथा संदेश ये है कि वाम मोर्चे के लिए, जब वाम मोर्चा 2018 में पराजित हुआ था तो उसके और बीजेपी के वोट परसेंटेज में केवल 1% का अंतर था। तो माना गया था कि भाजपा ने अभी जरूर हरा दिया है लेकिन वाम मोर्चा पुनर्वापसी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम सीटें उनको आई हैं। तो जो वाम मोर्चा के फिर से खड़ा होके और राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभाने की बात है, इस समय उस पर तो एक बड़ा विराम लगता हुआ दिख रहा है। केरल के अलावा वो कहीं नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारे महत्वपूर्ण संदेश इस चुनाव के हैं और ये इसके संदेश आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसकी प्रतिध्वनि हमको सुनाई पड़ेगी। नहीं, मुझे लगता है कि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो इनका असर दूसरे राज्यों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य की अपनी स्थिति है। लेकिन फिर भी नेशनल लेवल पे देखा जाए, राष्ट्र पर इन चुनावों का एक संदेश तो है। पहला संदेश तो ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए और बीजेपी को भरोसा है, लोगों का जो विश्वास है कि इसी सरकार के तहत उनका विकास हो सकता है, समुचित विकास हो सकता है। ये बात बिल्कुल पूरी तरह स्टैप हो गई है। अभी भी दूसरे टर्म होने के समय में 2023 में भी अभी तक इनके सामने कोई विपक्षी एकता जैसी चीज जो हम काफी अखबारों की जमीन पर कहीं नहीं है, वरना लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर त्रिपुरा में बीजेपी को हराना चाहिए था। तो ऐसा कुछ ऑपोजिशन यूनिटी भी नहीं खड़ी हुई है, लोगों को वो नहीं आ रहा। पूरी तरह बीजेपी और एनडीए के साथ लोगों का भरोसा। दूसरा कि अक्सर बीजेपी के जो विरोधी दल है और कुछ विदेशी मीडिया और हमारे जो कुछ प्रबुद्ध वर्ग, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम
वो बुद्धिजीवी बार बार कम्युनलिज्म को लेकर बीजेपी नेतृत्व पे हमला करते हैं। जी जी। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज जो नतीजे आए हैं 3 में से 2 राज्य क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, नहीं है, फिर भी जो नतीजे आए हैं तो उनको भी ये जो हमला करते हैं कम्युनलिज्म की बहाने नेतृत्व पर चुनाव के नतीजों को देखकर विचार करना चाहिए कि क्या उनका आरोप सही है। जी। थैंक यू सो मच स्मिता मिश्रा जी, थैंक यू सो मच अवधेश कुमार जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को अपना वक्त देने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.